अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम के आगाज़ में मैं चाहूँगा बात करें इस वक्त जो कुछ आज के दिन बलूचिस्तान में हुआ, जहां 12 मकामात पर फितनल हिंदुस्तान के हमले और हमारी फोर्सेस ने उन हमलों को बड़ी हद तक नाकाम बनाया है। 108 दहशतगर्द गुज़िश्ता 48 घंटों में हलाक किए गए हैं। पाकिस्तानी मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जिनमें पुलिस शामिल है, तकरीबन 10 के करीब जवान इस सारे मामले में शहीद हुए इस पूरे ऑपरेशन में। और ये ऑपरेशंस पूरा दिन आज जारी रहे। इसमें जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं, लेकिन कोयटा शहर को भी निशाना बनाया गया, गवादर में निशाना बनाया गया और वहाँ पर इन दहशत गर्दों ने एक खुजदार से जो मज़दूर फैमिली गवादर में काम कर रही थी, उसमें जो मर्द ख़वातीन थे उनको भी शहीद किया है। एक बड़ा ही मुनज़्ज़म अंदाज में और एक बहुत ही बड़ा अटैक अगर कहा जाए तो ये आज के दिन में देखने को मिला है, बैक्ड बाय डेफिनेटली इंडिया। लेकिन बहुत सारे सवालात इस बहुत बड़े अटैक ने खड़े किए हैं, जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बलूचिस्तान में मुसलसल ऑपरेशंस जारी रहते हैं और जारी हैं। ऐसे में इस हद तक इन दहशतगर्दों का मुनज़्ज़म होना और इतना एक कोऑर्डिनेटेड पूरे सूबे में अटैक करना यकीनन बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। और इसके साथ साथ एक और काबिल ज़िक्र बात यह है, जो फुटेजेस हमें दिखा रही हैं वो ये कि इनमें सिर्फ मर्द दहशतगर्द नहीं थे, बल्कि मुसल्लह ख़वातीन भी थीं जो इनके साथ मौजूद थीं। कुछ फुटेजेस में ये बात वाज़े हुई है। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस मामले पर बात करें। इसके साथ साथ हम ईरान की जो सूरत हाल है उस पर बात करते आ रहे हैं। हर रोज़ बयानात हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आ रही हैं और अब फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि जो बेड़ा उन्होंने वेनेज़ुएला में भेजा था उससे बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब जा रहा है। और कभी वो हमले की बात करते हैं, कभी मुख्तलिफ़ ख़बर रसां इदारे कोई बात कहते हैं, लेकिन कभी वो कहते हैं कि वो मुज़ाकरात करेंगे। अब तक ख़त्म ही नहीं है और कोई नहीं जानता कि किस वक्त में अमेरिका जो है वो कोई हमला ईरान पर करता है। लेकिन ईरान की जानिब से भी जो जवाबात आ रहे हैं वो बड़े दो टोक और वाज़े हैं और उन्होंने कहा कि अगर कोई गलती करता है दुश्मन तो पूरे ख़ित्ते की सलामती ख़तरे में पड़ जाएगी। ये ईरानी आर्मी चीफ़ अमेरिका और इसराइल को वाज़े पैगाम दे रहे हैं और ये पहले से कहते चले आए हैं कि जो मुख्तलिफ़ अहदाफ़ हैं वो हमारे निशाने पर हैं। अगर कोई हमला हुआ तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे और मुख्तलिफ़ अहदाफ़ को निशाना बनाया जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप जो मुसलसल एक ही बात करते हैं, अब वो क्या ईरान के साथ कोई बात करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, उनके ज़रिए कोई रास्ता निकलेगा, या शायद कोई भी वक्त ऐसा हो जब वो ईरान पर हमला करें एंड देन दिस विल कन्वर्ट इनटू अ फुल फ्लेज वॉर, जो कि पूरे ख़ित्ते के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। और पाकिस्तान बीइंग द नेबरिंग मुस्लिम कंट्री, बहुत सारे कंसर्न्स पाकिस्तान के भी इस सारे के सारे मामले पर हैं। तो मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करें और प्रोग्राम के आखिर में हम कुछ बात इस वक्त जो बानी पीटीआई और उनकी सेहत को लेकर जो सारी की सारी बातें चल रही हैं उन पर करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अहमद हसन अल अरबी साहब, हमारे बैनुल-अक़वामी अमूर हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शराज हसनात साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आका इकरार हारून साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। अहमद हसन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देख रहे हैं आप आज का दिन, पूरे बलूचिस्तान 12 मकामात, मुख्तलिफ़ शहर और वहाँ पर इतने कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए जाना, हम इतने ऑपरेशंस करते हैं, पूरी तरह से तैयार हैं, तभी हम इतना जल्दी फाइट बैक इनको करने की पोजीशन में हैं। दिस इज़ ट्रू, लेकिन फिर भी क्या ये इतने मजबूत हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं आज भी कि इस तरह से पूरे सूबे को एक ही दिन में इतनी जगहों पर अटैक कर लें? जी बहुत शुक्रिया। देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 12 के करीब मकामात पर बलूचिस्तान के अंदर ये अटैक हुआ, लेकिन हमें थोड़ा सा इसको डीप डाउन, इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है, द फिनोमेना ऑफ टेररिज्म दैट इज़ देयर इन पाकिस्तान, विच इज़ जो इंडिया का बैक्ड है, अफगानिस्तान के अंदर बेस्ड है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली पिछले 1 डेढ़ माह से। 1 डेढ़ माह से आप ये देख रहे हैं, और लार्जली अगर आप पिछले 1 साल को भी मॉनिटर करें, जो फिगर्स हैं वो आपको ये बताती हैं कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी जो पावर, इनकी ताकत और इनकी जो मूवेबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा, इनकी स्ट्रेटेजिक स्पेस बहुत ज़्यादा श्रिंक हो रही है। और पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अपनी पावर को कंसोलिडेट कर रही हैं। इसी वजह से ये तड़प बहुत ज़्यादा रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने वॉर टैक्टिक्स के अंदर जो पिछले कुछ अरसे में तब्दीली लेके आए हैं, जो हम आईबीओस की तरफ जा रहे हैं, यानी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की तरफ हम जा रहे हैं, और जिस तरीके से हम इनको टारगेट कर रहे हैं, हमारी जो कैजुअलिटी एक्सचेंज रेशियो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से तब्दील हुई है।
और इस वक्त हम इनके जो दहशतगर्द हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में मर रहे हैं, और एज़ कम्पेयर टू द टेररिस्ट जो इनकी मर रहे हैं, उसके मुकाबले में जो हमारी शहादतें हैं वो बहुत कम हो रही हैं। सो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप टेररिज्म की बात करते हैं। तो जब आप इस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो ये जो कोऑर्डिनेटेड अटैक इन्होंने किया है 12 डिस्ट्रिक्ट्स के 12 डिफरेंट जगहों के ऊपर, इसका मकसद ये होता है कि किसी तरीके से दोबारा से वो सेंसेशनलिज्म जो इनके हाथ से जाता चला जा रहा है, बिकॉज इन दहशतगर्द तंजीमों के लिए किलिंग नंबर इंपॉर्टेंट नहीं होता, इनके लिए सेंसेशन इंपॉर्टेंट होती है। इनके लिए मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर पैनिक फैलाना इंपॉर्टेंट होती है, इनके लिए एलिमेंट ऑफ फियर इंपॉर्टेंट होता है। तो वो एलिमेंट ऑफ फियर इनके हाथों से जा रहा था। अब जो इन्होंने ये जो अटैक किया है, इसमें भी ये सारे हिट एंड रन ऑपरेशंस किए, आए हैं, अटैक किया और भाग के चले गए। इनका जो प्लान था वो यही था कि इन्होंने सेंसेशन क्रिएट करनी है, लेकिन वो प्लान भी इनके लिए बैकफायर किया। और आपने देखा है कि माशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमने पिछले 2 दिनों में 100 से ज्यादा इन दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया है। सो इस वक्त अगर हम सेंसेशन से हटके कोल्डली इस टेररिस्ट एक्टिविटी को मॉनिटर करने की कोशिश करें, तो एक और बहुत बड़ा सेटबैक है बलूचिस्तान के अंदर लड़ने वाले जो फितनातुल हिंदुस्तान है उनके लिए। अहमद साहब, ये जो ख़वातीन वाला मैंने तज़किरा किया एक फुटेज, और वो फिर आप देख रहे हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ख़ास तवज्जो का मरकज़ वो बनी हुई है, और मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स उस वीडियो को चला रहे हैं जिसमें खातून हमें नज़र आती हैं। ये क्या फैक्टर है? इसका कोई ज़िक्र इस तरह से माजी में हमने सुना है कि ख़ुदकुश हमलों में कई ख़वातीन का इस्तेमाल हुआ, लेकिन असला उठाए हुए और इस तरह के अटैक करने में ख़वातीन का कोई उस तरह से पहले कोई, मेरे ख्याल से कोई रिकॉर्ड है नहीं है शायद। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी सीइंग इट। इसको कैसे देख रहे हैं? जी देखें, इंडिया की एक्सपर्टीज है दहशतगर्द तंजीमों को क्रिएट करने में। इंडिया ने, आपको याद होगा कि तामिल टाइगर्स के नाम से एक दहशतगर्द तंजीम क्रिएट की थी, जिसमें थिनमोजी राजा रत्नम एक खातून थी जिन्होंने खुदकुश हमला करके राजीव गांधी को कत्ल किया था। तो उसमें भी इनका ब्लैक टाइगर्स के नाम से एक ग्रुप था, उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, जो सुसाइड स्क्वाड था तामिल टाइगर्स का। उसी के तर्ज पे इन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का भी, इन्होंने जो मजीद ब्रिगेड है वो तैयार की। मजीद ब्रिगेड बेसिकली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ब्लैक टाइगर्स हैं, सुसाइड स्क्वाड है। और उसमें भी आपने देखा है कि किस तरीके से ये सबकॉन्शियस एम्बेडिंग, साइकोलॉजिकल एम्बेडिंग की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, हिप्नोसिस की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, और इससे ये खवातीन को स्पेशली, उसको खवातीन का क्योंकि एक ह्यूमन एंगल जो होता है वो पूरी दुनिया उसको देखती है, इस वजह से उनको इन्होंने तामिल टाइगर्स के अंदर भी डाला था। और अब ये जो मजीद ब्रिगेड, एग्जैक्टली जो फ्रेमवर्क है, जो हैंडलर्स हैं, जो डिजाइन है, वो सेम है जो तामिल टाइगर्स का था। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि वही टेक्निक्स के थ्रू ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अंदर भी खवातीन को जो है वो लेके आ रहे हैं, ताकि ह्यूमन एंगल उसका एक्सप्लॉइट किया जा सके, ताकि जो आपने अभी बात की कि पूरी दुनिया में खबरों में आ रहा है, तो खबरों में लेके आया जा सके। उसके लिए एक बाकायदा फ्रेमवर्क है, उनकी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं, किस तरह उन्होंने इमोशनली डिरेंज्ड खवातीन को लेते हैं, उसके बाद उसकी सबकॉन्शियस एम्बेडिंग शुरू होती है, उसको फिर कपल अप करते हैं वो मेडिसिन के थ्रू, इंजेक्शंस के थ्रू। एक अब से तकरीबन 1 साल पहले एक खातून पकड़ी गई थी जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ मिलकर उन्होंने एक दहशतगर्द कार्रवाई की थी। तो उनके जब वालिद का इंटरव्यू किया गया, तो फिर जो हौलनाक किससे उन्होंने सुनाया कि किस तरीके से उनकी बेटी की जो इमोशनल वल्नरेबिलिटीज थी उनको एक्सप्लॉइट करके इस दहशतगर्दी का उसको शिकार बनाया गया, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। सो ये जो खास टेक्निक है, ये इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी पहले भी डिप्लॉय कर चुकी है, ये अब दोबारा कर रही है। राइट, सो दिस इज़ ए टेक्निक जो कि माजी में इस्तेमाल हुई है, दोबारा हो रही है। शराज असनाद साहब, योर टेक ऑन द होल मैटर, किस तरह से आप देख रहे हैं ख़ास तौर पर आज के दिन को, और जितनी हेडलाइंस पूरी दुनिया में बनी हैं, जिस तरह से अहमद हसन साहब ने कहा कि वो सेंसेशन क्रिएट करना, अगर वो भी मकसद था तो वो तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने फिर क्रिएट कर ली, तो एटलीस्ट दे कैपेबल इनफ फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सलाम साहब। कैन यू हियर मी? जी, आई कैन। अरे थैंक यू, आप बहुत शुक्रिया अगेन। देखिए, मैं पार्शली एग्री करता हूँ कि बिल्कुल जो उनका पर्पस था वो यही था। अब हमें ये देखना है कि हाउ मच इट वाज सक्सेसफुल। आइदर इट वाज सक्सेसफुल टू क्रिएट अ सेंसेशन इन द इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल सिनेरियो, टू सम एक्सटेंट यस, मगर नुकसान उनको ये हुआ कि जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया में इसको रिपोर्ट किया गया है वो काफी प्रो प्रो पाकिस्तान साइड की तरफ चला गया है। बीएलए चूंकि एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अमेरिका ने भी उसको बैंड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है, और ये हमारी एक बहुत बड़ी फतह हुई कि जिस वक्त इंटरनेशनल सतह पे बीएलए को चूंकि बैंड डिक्लेयर किया हुआ था,
तो उसकी एक्टिविटीज को लिंक किया गया एक टेररिस्ट एक्टिविटीज के साथ, और मेजोरिटी इंटरनेशनल मीडिया ने जो इसको कवर किया है उसमें ये वाले एलिमेंट आए हैं कि Baloch separatists did some terrorism attack over there. दूसरा जो सबसे बड़ी कामयाबी हमारी हुई है वो तकरीबन समय अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 67 और 68 ऑफ देयर किलिंग है, और पिछले 2 दिनों में ये तकरीबन 100 प्लस किलिंग के ऊपर चले जाता है। तो सिर्फ आज के उन 12 अटैक्स को फॉइल करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के जो अभी तक फिगर आया है उसमें 10 के करीब जो एहलकारान और अफसरान ने अपनी जानों का नजराना दिया, और उसके अगेंस्ट में सिर्फ आज में 67 और इधर 68 ऑफ दोज टेररिस्ट दे किल्ड। तो ये एक बहुत बड़ा चीज था। अब हम इसके तीसरे पार्ट की तरफ जाते हैं, जो था कि the allegations which we are leveling against them कि जनाब ये फितनतुल ख्वारिज है, फितनतुल हिंदुस्तान है। तो आज उसका अमली मुजाहरा ये देखने में आया कि किस तरह इंडियन मीडिया उन इंटरनल फुटेजेस को अपनी स्क्रीन पे चलाता रहा और किस तरह से वो इन टेररिस्ट को सपोर्ट करता रहा, वो आज हम लोग देख के परेशान हो गए। मसलन वो नजर आ रहा था कि जैसे इंडियन मीडिया उनको लीड कर रहा हो, चला रहा हो कि वो अटैक्स कहाँ पे हो रहे हैं, इंडियन मीडिया के पास पहले से इंफॉर्मेशन हो कि ये किस तरह हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और एक बहुत प्लान वे के साथ टेररिस्ट ने ये 12 के 12 अटैक्स किए, मगर फॉर्चुनेटली बहुत जगहों पे फोर्सेस ने बड़ा टाइमली रिस्पॉन्ड बैक किया और उन्हें बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। मगर जिस तरह इंडियन मीडिया ने उसको हाईलाइट किया, तो हाँ वो टेररिस्ट के हवाले से हो सकता है कि ये उसको अपनी जीत कंसिडर कर रहे हो, मगर आज दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान जो एलिगेशंस लगाता है पर्टिकुलरली उन इंडियंस दैट दे आर एक्चुअली बैकिंग एंड सपोर्टिंग दोस टेररिस्ट इन पाकिस्तान, तो आज उसका अमली मुजाहरा इंडियन मीडिया ने ये करके साबित कर दिया। लास्टली कमिंग बैक, मेरा ये ख्याल है कि एक बहुत टाइमली रिस्पॉन्सेज हमने दे के एक बहुत बड़े नुकसान से बचा लिए। अनफॉर्चुनेटली यस, सम ऑफ द सिविलियंस फैमिलीज हैव लॉस्ट देयर लाइफ, सम ऑफ द the uniform personnel they lost their lives, मगर that is a big success कि जो हम दुनिया को बताना और दिखाना चाह रहे थे, और जिस तरह अमेरिका ने और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है, तो इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज में वी आर गेटिंग दिस बेनिफिट फॉर दैट। बिल्कुल जी। आगा साहब, कैसे देख रहे हैं, आपकी क्या राय है इस सारे मामले पर? डेफिनेटली जिस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस रिस्पॉन्ड बैक करती हैं वो तो कमेंडेबल है, काबिल तारीफ़ बात है, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ, चाहे जाफ़र एक्सप्रेस का ये मामला करें, चाहे ये आज का मामला करें, BLA है, कलेक्टिवली हमने इनको फितनतुल हिंदुस्तान का नाम दे दिया है। इनको जिस तरह से इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि इनको जो सपोर्ट है वो भारत से मिल रही है, बट वाई वी आर नॉट एबल टू कट दैट सप्लाई चेन, जो इनको जहाँ से भी जो एक तरीक़ाकार है उसको जब तक हम नहीं रोकेंगे तो ये किस तरह से मामला रुकेगा? बहुत शुक्रिया अरसलान। आपने दोस्तों ने जो बातें की हैं उनमें 4 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। अगर आप इजाज़त दें मैं वहाँ से शुरू करके फिर मैं आपका जवाब देता हूँ। जी। पहला फैक्टर ये है कि एक्टिविटी क्यों हुई, वाई इट कुड बी। पहले तो आप ये सवाल कर रहे हैं। देखिए, जो हमारे यहाँ पे आपको टेररिज्म को समझने के लिए 90 की दहाई से भी पीछे जाना पड़ेगा। बात यह है कि इस खित्ते में एक माइंडसेट डेवलप हुआ कि रेगुलर आर्मी को इर्रेगुलर आर्मी शिकस्त दे सकते हैं। जो अफगान जहाद में ये जो है वो इंजेक्ट किया गया या फॉर्म्ड किया गया, उसका नुकसान ये आप ब्रिगेड 1, जैश ब्रिगेड, इससे आपको नजर आता है। इनमें कैपेसिटी होती है, लेकिन आई मस्ट अप्रिशिएट पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड फोर्सेस, वी वर वेल रेडी फॉर दैट। क्योंकि मेरी ये ज़ाती अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हाई अलर्ट पे थी, क्योंकि जब भी पाकिस्तान में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला होता है तो इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पाकिस्तान में इमीडिएटली इंजेक्ट किया जाता है। और फरवरी के पहले हफ्ते में 2 अहम जो प्रेसिडेंट हैं सेंट्रल एशिया के, वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो डेफिनेटली उससे पहले इंडिया ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल मीडिया पे उसकी एक आप कह सकते हैं कि एक तस्वीर तो पेश करनी थी जिसमें सिर्फ आपको उसमें ब्लड नजर आए। दूसरी बात यह है कि BLA डेफिनेटली एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन फिर भी मैं तो सारा इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो करता हूं।
इंटरनेशनल मीडिया ने मिलिटेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया है और सेपरेटिस्ट का किया है, टेररिस्ट का नहीं किया। ठीक, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी तो अपना आप कह सकते हैं कि ग्लोबल नॉर्थ का मीडिया है ना, तो उसकी अपना एक डायनामिक्स है। अब आ जाए कि हम इसे रोक सकते थे कि नहीं, हमने रोका भाई, इससे ज्यादा नहीं हम रोक सकते हैं, क्योंकि जो टेरर आउटफिट्स हैं ये ग्रुप्स में नहीं होते हैं, ये छोटी छोटी स्लीपर सेल्स में होते हैं। और आईबीओ की जहां तक बात है, आईबीओ भी हमने नहीं शुरू की है, यानी कि ज़रबे अस्र के बाद जो कुछ हो रहा है वो हम सिर्फ आईबीओ से कर रहे हैं। और हमने आईबीओ से ही हमें इंफॉर्मेशन थी कि समथिंग गोइंग टू बी हैपन सून। सो आईपीओ हमारे बहुत आप कह सकते हैं कि एक्टिवली पर्च कर रहे हैं, लेकिन जब तक, अब मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूं, जब तक आप सब अफगानिस्तान इसको में इसको उनके इसको कंक्लूड कीजिएगा, मुझे एक ब्रेक ही जाने पड़ना है, ब्रेक से वापस आकर आप कंक्लूड कर लीजिएगा। नाज़रीन साहब जी, वेलकम बैक। आगा साहब, आप कंक्लूड कर रहे थे, अपनी बात को कंक्लूड कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि अफगानिस्तान में उनके पास सारे अब रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। आपने कहा ना कि कैसे वो इतना जल्दी वो अरेंज कर लेते हैं असला वगैरह, तो वहां से वो उनके लिए कोई मसला नहीं है। और अफगानिस्तान के हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर, और अफगानिस्तान एक उनके लिए नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल टेररिज्म के लिए एक बहुत बड़ा हब है, एक मार्केट है। और अफगानिस्तान सिंस लॉन्ग हमेशा जो टेररिज्म है उसे हमेशा डिप्लोमेटिक लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो जब तक अफगानिस्तान के अंदर से ये ऑपरेशन हो रहे हैं, और आज भी आपको पता है ना कि वाइल दे वर परफॉर्मिंग देयर, आप कह सकते हैं कि गिवन टास्क इन पाकिस्तान, दे वर इन ए कांस्टेंट कांटेक्ट विद द पीपल इन अफगानिस्तान। तो जब तक अफगानिस्तान के अंदर इनकी नेटवर्किंग है, हमें ये फेस करना पड़ेगा चीजों को, और हम अफगानिस्तान के अंदर जाके कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और हम एक्चुअली कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं अफगानिस्तान के मामले को डील करने के लिए। वी आर जस्ट फेसिंग इट व्हाट इज कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। राइट, मैं अहमद साहब की जानिब आऊँगा वापस। अहमद साहब, थोड़ी सी बात अब ज़रा ओवरऑल दहशतगर्दी तो हमें केपी हो या ये वाला बॉर्डर हो, बलूचिस्तान में देखने को मिल रही। बलूचिस्तान का मामला इन पर्टिकुलर, क्या हम उतने फोकस्ड हैं, उतने कमिटेड हैं बलूचिस्तान को लेकर जितना ये संगीन मसला बनता जा रहा है? और डायनामिक्स बड़े फ़र्क हैं। अगर हम टीटीपी की बात करें या बीएलए, या जिस तरह से कहा गया कि इंडियन मीडिया सेपरेटिस्ट्स या मिलिटेंट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करता रहा है, बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं दैट वी आर अवेयर ऑफ। अब आप समझते नहीं हैं कि वक्त आ गया कि पाकिस्तान को बहुत संजीदगी से बलूचिस्तान को ख़ास तौर पे देखना पड़ेगा, अदरवाइज़ चीज़ें बहुत मुश्किल होती जा रही हैं हमारे लिए? शराज साहब रिस्पॉन्ड आप कीजिएगा, फिर मैं अहमद साहब की जानिब जाता हूँ। बलूचिस्तान को इन पर्टिकुलर क्या हमें बहुत संजीदा अब नहीं लेना चाहिए? चीज़ें बहुत क्रिटिकल होती जा रही। अच्छा, मैं सिर्फ थोड़ा सा, आगा साहब मेरे मोहतरम हैं, मगर मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जो मसलन फ्रांस 24 ने कैटेगोरिकली, ऑफ कोर्स दे आर यूजिंग द वर्ड मिलिटेंट एंड सेपरेट्स, मगर बीएलए के हवाले से दे कैटेगोरिकली मेंशन दैट बीएलए इज बैन्ड इन पाकिस्तान एंड डेजिग्नेटेड अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय द यूनाइटेड स्टेट। वो बहुत कैटेगोरिकली उन्होंने उसको क्लियर कर दिया हुआ है, मतलब ये लफ्ज इससे पहले यूज नहीं हो रहे थे। दूसरा, इसी तरह अगर मैं टीआरटी के ऊपर जाऊं, तो टीआरटी भी एग्जैक्टली यही चीज को मेंशन कर रहा है कि पाकिस्तान फोर्सेस रिपेल कोऑर्डिनेटेड बलूचिस्तान अटैक्स, किल्ड 109 टेररिस्ट। मतलब कहीं ना कहीं जो इससे पहले ये वर्ड इनके लिए सेपरेट या मिलिटेंट का यूज हो रहा था, आज जो टेररिस्ट का वर्ड यूज हो रहा है, और एक सक्सेस कहीं ना कहीं मिलती जा रही है जो कहीं ना कहीं फॉल करती है जी। ये एक हो गया। नंबर दो, जो आप बात कर रहे हैं, देखिए जो बलूचिस्तान का मामला है उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है, और गवर्नमेंट और फेडरल और प्रोविंशियल और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की ये टॉप प्रायोरिटी में शामिल है। मगर हमें ये जानना है कि प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है। देखें, आप उनको एक्स्ट्रा फेवर्स दे रहे हैं, जहां तक आप बात करते हैं कि उनको हर हाल में जो है वो कैन यू हियर मी जी प्लीज, बिकॉज जी जी, आई कैन जी। जी 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 जी, हर हाल में उनको जो है वो एक्स्ट्रा फेवर्स दी जा रही हैं, जिनमें सबसे बड़ा एलिमेंट ये है कि उनके ऊपर उनके जो जो नौकरियां खोली जा रही हैं, जो मेरिट में उनको रिलैक्सेशन दी जा रही है, जो अमाउंट उनके लिए खोली जा रही है, जो पंजाब और इस्लामाबाद
और सिंध और दीगर सूबों में उनके लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, जो लैपटॉप का सिलसिला है। मतलब अगर आप उसको कंपेयर करें पंजाब के साथ, सिंध के साथ या इवन केपी के साथ भी, तो कंपैरेटिवली बलोच अवाम को इस वजह से एक एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दी जा रही है, एक एक्स्ट्रा फेवर दी जा रही है कि कहीं ना कहीं माजी में उनके साथ जो ज्यादतियां रवा रखी गई हैं वो उनकी तलाफी की जा सके। और अगेन जो एक खातून डॉक्टर का नाम लिया जाता है जिन्होंने इसका कोई अपनी तरफ से एक कलम बुलंद करने की कोशिश की थी जो बिल्कुल गलत था, तो वो भी अगर उनका मेरिट को सिर्फ कंपेयर करें कि वो मेरिट में कहाँ पे मेडिकल में एडमिशन ले सकती थी, तो वो शायद पंजाब में किसी नर्सिंग स्कूल में भी एडमिशन ना उन्हें मिलता जो सिचुएशन थी। सो कमिंग बैक इनटू दोस रियलिटीज, दैट इज अ टॉप प्रायोरिटी, एंड व्हाइल बीइंग अ टॉप प्रायोरिटी ओवर देयर ऑफ द गवर्नमेंट, चीजें कहीं ना कहीं बेहतर हो रही हैं। मगर आपको ये जानने की जरूरत है, देखिए चंद दिन पहले जो टेररिस्ट पकड़ा गया उसने इस्लामाबाद से मुफ्त तालीम ली थी, वो वहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाता रहा, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा, और वो उसकी गाप में किस तरह से उस टेररिस्ट एक्टिविटीज को फरोग दे रहा था, और एजेंसीज ने उसको पकड़ के फिर सारा का सारा उसका जो प्लान था वो किया। तो ये वो लोग हैं जो एक्चुअली बीएलए के हाथों और दूसरे जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उनके हाथों में इस्तेमाल होके वहां के लोगों को बरगला रहे हैं। और वो जो खातून वाली वीडियो है वो उसका एग्जाम्पल थी, माजी में भी खवातीन शामिल रही हैं, गिरफ्तार रही हैं, सुसाइड अटैक में इन्वॉल्व रही हैं। तो बीएलए वो एक इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं खवातीन भी सेपरेट मूवमेंट का हिस्सा है, जो उस हद तक नहीं है। हाँ, जो जिनके दिमाग को बिल्कुल वाइट वॉश कर दिया गया है, ब्रेन वॉश कर दिया गया है, वो इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। मगर ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि बलूचिस्तान की जो महरूमियां हैं वो अपनी जगह हैं, उसमें जी। और बेहतरी की जरूरत है, और गवर्नमेंट को उसके ऊपर कंपैरेटिवली पहले से ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। राइट, अहमद हसन साहब की जानिब आऊँगा मैं। अहमद साहब, नाराज़ बलोचों का लफ्ज़ हम खुद इस्तेमाल करते रहे, फ्रीडम फाइटर्स इनको कहने वाले आज भी इंटरनेशनल मीडिया में बैठे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे मीडिया हाउसेस इनको फ्रीडम फाइटर्स भी आज के दिन भी कह रहे हैं। बलूचिस्तान का मसला बड़ा संगीन है, वहाँ पर कुछ महरूमियाँ हैं, कुछ नाराज़गियाँ हैं, कुछ और भी फैक्टर्स, सब चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। हमने बड़ा इग्नोर किया है बलूचिस्तान को, और ये बात हमें तस्लीम करनी चाहिए। आप नहीं समझते कि अब वक्त आ गया है, ख़ास तौर पर आज का ये इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाना, कि अब बलूचिस्तान को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए हमें, उसको वो तवज्जो देनी चाहिए, उसको वो क़यादत मिलनी चाहिए, वो लीडरशिप मिलनी चाहिए, वो बाकी तमाम तर डेवलपमेंट्स मिलनी चाहिए, ताकि महरूमियाँ ख़त्म हों, और अगर कोई नाराज़ है भी तो वो नाराज़ ना रहे। हम बहुत पहले ही ताख़ीर इस सारे मामले में कर चुके हैं, मज़ीद के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? जी देखिए, ये 21वीं सदी के अंदर ना नैरेटिव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और नैरेटिव शेप लेते हैं तो ग्राउंड पे ज्योग्राफी तक चेंज हो जाती है। ये नैरेटिव इतने ज़्यादा पावरफुल और इतने ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। नैरेटिव को डीकंस्ट्रक्ट करना बहुत ज़रूरी है अगर रियलिटी तक पहुंचना है। जैसे जी अहमद साहब। मौजूद है कि एक फेक नैरेटिव के थ्रू किस तरह उन्होंने पूरी की पूरी कौम तबाह कर दी, तो उसी तरह पाकिस्तान के ऊपर भी एक बड़ी वेल क्राफ्टेड नैरेटिव वॉरफेयर इम्पोज्ड है। और ये बलूचिस्तान के अंदर अगर आप देखें, आपको अभी जो बात अभी आप कर रहे थे, आपके मोअज़्ज़ज़ मेहमान भी जिस तरीके से डिस्कस कर रहे थे, बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान पाकिस्तान की टॉप प्रायोरिटी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी है, बलूचिस्तान पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की टॉप प्रायोरिटी है। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी है, उसमें आप दहशतगर्द तंजीमों के नाम लें, बीएलए है, बीएलएफ है, बीएसओ है, ये सारी दहशतगर्द तंजीमें आपको पीछे से कनेक्टेड नजर आएंगी भारत के साथ। बलोचिस्तान मामा कदीर की अगर आप बात करें तो वो बाकायदा तौर पे कॉन्फिडेंस उसका आप देखें कि वो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स पे बैठ के, इंडियन न्यूज़ चैनल्स पे बैठ के ये कह चुका है कि नरेंद्र मोदी से कहें कि वो हमें हथियार दे। सो ये आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कोई रिसोर्सेज की कमी या डेवलपमेंट की कमी की वजह से नहीं हो रहा। बलोचिस्तान की जो डेवलपमेंट के सबसे बड़े दुश्मन बीएलए वाले खुद हैं। ब्रिजेस को कौन तबाह करता है? पाकिस्तान की हुकूमत तबाह करती है, बीएलए के दहशतगर्द तबाह करते हैं। बलोचों के हकूक के सबसे बड़े दुश्मन ये बीएलए वाले हैं, जो मासूम पंजाबियों को और मासूम लोगों को शिनाख्ती कार्ड दे के कत्ल करते हैं। सो बलोचिस्तान में एक फुल फ्लेज 5th जनरेशन वॉरफेयर की एक दहशतगर्द तंजीम एक्टिव है, और उसका मुकाबला आपको हार्डली ही करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के अंदर जितने भी इस तरह की दहशतगर्द तंजीमों को जिन्होंने न्यूट्रलाइज किया, उन्होंने बहुत हार्डली इसको डील किया है। जब आप ये दहशतगर्दी खत्म करेंगे उसके बाद ही डेवलपमेंट आ सकती है। जब तक ये दहशतगर्द मौजूद है, डेवलपमेंट नहीं हो सकती। दिस इज अ माइनर डिफरेंस व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड। नंबर अहमद साहब, 2, मैं मुझे इंटरनेशनल जी जी आप मैं आप मैं कहिए आप कहिए। मैं जानना ये चाह रहा हूँ, वो जो एक मैंने कहा कि हम ही ने एक टर्म कॉइन की थी, वो नाराज़ बलोचों वाली,
अब वो कोई नाराज़ भी हैं या वो माजी का किस्सा हो गया, ये जो हैं ये प्योरली दहशतगर्द हैं? अगर कोई आम लोगों में से उठ के जाके भी इनको ज्वाइन करता है तो वो दहशतगर्दाना माइंडसेट रखता है, उसकी कोई महरूमी, कोई उसके साथ ज़्यादती, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। फिर आपने मामा कदीर की बात की, मैं महारंग बलोच की भी बात कर लेता हूँ, वो भी इस्लामाबाद आके बैठ जाती हैं, धरना देती हैं, जिस तरह की बातें करती हैं, वो उनको आप किस कैटेगरी में गिनेंगे? क्या वो हैं जो समझती हैं कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ ज़्यादती है, कि ये सब एक ही माइंडसेट है? हाउ डू यू सी इट? देखिए, नाराज बलोच का जो वर्ड है, मैं मुझे तो नहीं लगता कि ये नाराज बलोच हैं। आप मिसाल के तौर पे, आप मुझे एक बेसिक एग्जांपल लें, आप अपने घर में किसी से नाराज हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस घर को आग लगा दें, वो नाराजगी नहीं होती। और जहां तक आपने मामा कदीर, मारंग बलोच, इन लोगों की बात की, ये तो टिपिकल एजेंट्स ऑफ सबवर्जन है। ये तो उस गार्ब के अंदर, मारंग बलोच इज नॉट एन एक्चुअल बलोच, वो तो उस गार्ब का इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान के अंदर सबवर्जन करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर केओस क्रिएट करने के लिए। मामा कदीर, क्या किसी को डाउट है कि मामा कदीर किस किस इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ कनेक्टेड है? आप अगर रॉ से पैसे लेके पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं तो आपको नाराज बलोच तो नहीं है ना, आप तो एक गद्दार हैं। आप इस मुल्क के गद्दार हैं, आप बलोच कौम के गद्दार हैं, आप बलोचिस्तान के गद्दार हैं। उसी मतलब फिर तरीके से जितनी ये भी लोग ये कैसे कोयटा से सफ़र करते हुए इस्लामाबाद आते हैं और मारंग साहिबा आके यहाँ इतने दिन इस्लामाबाद, हार्ट ऑफ इस्लामाबाद में भी बैठी रहती हैं? और मुझे ये बात पता है, मैं भी कह देता हूँ गद्दार हैं, आप भी कह रहे हैं, मेरे बाकी मेहमान भी कह दें, फिर हम इन गद्दारों को किस तरह इतनी लिवरेज दे सकते हैं और क्यों दी है हमने? देखिए, एक एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है, आप इसको देखते चले आए हैं। ये जहां से निकले हैं, एक स्टेज आई जब इन्होंने सर्टेन रेड लाइंस हैं जो ब्रीच की, सबूत हमारे पास आए, गवाहान का पता चला, इनकी एक्टिविटीज सामने आई, खुल के सामने आई, तो फिर रियासत ने इसके खिलाफ, हुकूमत ने इसके खिलाफ एक्ट भी किया। लेकिन उससे पहले जब ये चलती चली आ रही थी, देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, लोगों को उस वक्त डाउट था कि ये मारंग बलूच कौन है, कहां से निकल के आई। फिर जब देखा गया कि ये यूरोप के अंदर पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक के इंटेलिजेंस एजेंट्स के साथ खड़ी हुई है, जब देखा गया कि इसकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी की सारी बहुत ज्यादा एम्बिगुअस हैं, जब देखा गया कि ये उन मीडिया नेटवर्क्स इसको सपोर्ट करते हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन है, जब देखा गया कि ब्रेड शर्मन जैसे अमेरिकन सेनेटर्स जो कि बहुत अरसे से बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसको सपोर्ट करते हैं, तो उसके बाद एक कंसेंसस मीट हुआ कि ये गद्दार है, फिर इसके खिलाफ एक्ट किया गया। जाहिर है, रियासत हमेशा से माँ की तरह होती है, रियासत राइट, अजम्पशंस के ऊपर तो नहीं चलती, बिल्कुल सही। रियासत शकूक व शुबात के ऊपर तो नहीं चलती कि आगा उसको साहब, पकड़ के ले आए जब तक तकलीफ नहीं होते। आगा साहब की जानिब में जाऊंगा। आगा साहब, डी एग्री जो बात अभी अहमद साहब ने की, या कह लीजिए कि हम पहले खुद लिवरेज देते हैं, मार्जिन देते हैं, बहुत डील देते हैं, हमें देर से ख्याल आता है। बहुत सारे मामलात में हम देख लें, आप हमारे KPK में आ जाएं, कभी हम खुद ही ये टर्म्स हमारी टेबल की हुई हैं, कोई और नहीं लेके आया। कभी हम गुड तालिबान, बैड तालिबान, हम ये मामला ले आते हैं, कभी हम किसी को नाराज़ कहते हैं, कौमी धारे में शामिल करने, हथियार फेंकने की बातें करते हैं, फिर हम कहते हैं कि डोंट यू थिंक इट्स हाई टाइम, अब फैसला हो जाना चाहिए कि वी नीड टू गो वेरी हार्ड ऑन देम, और बिल्कुल 2+2 होना चाहिए। बहुत तख़ीर हमने कर दी बहुत सारी चीज़ों में। शाह साहब, आपको मेरी राय शायद पहले ही पता है कि मैं बड़ा इस मामले में हार्डलाइनर हूँ। मैं तो ये गुड तालिबान, बैड तालिबान, ये निगोसिएशन, ये जिरगा, मैं तो हमेशा से सब चीज़ों के खिलाफ रहा हूँ। मैं सिर्फ, मुझे 2 मिनट फालतू दे दीजिएगा अगर आप इजाज़त दे, तो मैं देखना, हम चीज़ों को माइक्रो लेवल पे बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर रहे हैं। 90 की दहाई में मुझे मौका मिला, मैं एक अंग्रेजी अखबार में काम करता था, मैंने एक सीरीज ऑफ इंटरव्यू किए, 6 इंटरव्यूज किए मैंने, और उसमें मैंने यानी कि नवाब अकबर खान बुगटी भी, जमाली भी, और उसके बाद मेंगल भी, और वो शहजादा सलमान जो जिसकी टांगें कट गई थी, उसका मैंने पूरी सीरीज की इंटरव्यू की। तब मुझे एहसास हुआ कि अफगानिस्तान का मामला वो अपना, सॉरी, बलूचिस्तान का मामला वो नहीं है जो कि हमें बताया जाता है। देखिए, जब देखिए ऑपरेशन जैकपॉट जिस दिन जीता था इंडिया ने, तो इंदिरा गांधी ने एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें मोहम्मद शाह भी था, और उसने कहा कि लेट्स कॉन्ग्रेचुलेट के अब यानी कि हमने ये ऑपरेशन जैकपॉट हमारा फिनिश हो गया, अब हमें जाना है ऑपरेशन सरप्राइज के ऊपर। तो जब ऑपरेशन सरप्राइज की बात की गई तो मानिक शाह ने कहा कि सिंस कि बलूचिस्तान की कोई सरहद इंडिया के साथ नहीं मिलती है, इट कुड नॉट बी ए मिलिट्री ऑपरेशन, तो आप अपने इंटेलिजेंस लोगों से बात करें, आपने मुझे क्यों बुलाया? तो ऑपरेशन सरप्राइज
72 की यानी के में तकरीबन लॉन्च हुआ था, जो आज तक चल रहा है। उसके बाद आपने देखा है कि जितने भी यहाँ पे नाराज बलोचों को इंग्लैंड में और अफगानिस्तान में उस जमाने में पनाह दी जाती थी, वो आज भी दी जा रही है। कुछ नहीं बदला है, देखा जाए तो कुछ नहीं बदला है। इंडिया का वो ऑपरेशन सरप्राइज उस जमाने में इंदिरा गांधी ने नाम रखा था, पता नहीं उसका क्या नाम होगा, वो कंटिन्यू है। और जहां तक बात है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि उसमें हमारा जर्नलिस्टों का एक्सपोजर बहुत बाद में दिलवाया गया है। अब खुशहाल बलूचिस्तान की भी बात कर लें, मैं लाहौर की यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, मेरे पास कम से कम 12 बच्चे थे जो कि टोटल कंप्लीटली गवर्नमेंट स्पॉन्सर पढ़ रहे थे। ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं 2008 की बात कर रहा हूं। देखिए, हमने बलोच हमारे भाई हैं, उनके बच्चे मेरे बच्चे हैं, उनकी बात नहीं है। 5 या 10% भी आप लोगों को अपना इंडोक्राइन कर लेना रियासत के खिलाफ, तो आप उनको बड़ा मैसिवली इस्तेमाल करते हैं रियासत के खिलाफ। हमारे साथ यही हो रहा है। और उससे पहले फरारी होते थे, ये आज आपने PLA TLA बन गई, तो ये तो हमेशा से रही है यार। नाम बदलते हैं, ब्रांड नेम बदलते हैं, फैक्ट्री वही है। पहले फरारी नहीं होते थे। मुझे इस तरह याद है कि यानी मैंने तफ्तान जाना था, मैं कुछ लोगों का नाम नहीं लूंगा, मेरे एक दोस्त ने कहा कि आप नहीं जा सकते हैं, इस तरह नहीं आप जा सकते हैं। एनी यू कम टू द पॉइंट। वे फॉरवर्ड बताएं आगा साहब, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड वेरी सिंपल, जीरो टॉलरेंस। ये लोगों को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि ये हमारा भाई बन गया, ये हमारा बेटा बन गया, ये कल वो था। अगर आप इस तरह ही करते रहेंगे तो फिर ये मामला नहीं रुकेंगे। मैंने आपको पहले कहा कि मुझे ना पूछे मेरी राय, मैं बहुत हार्ड लाइनर हूं। मैं कहता हूं दे ना, हार्ड लाइनर है तो अपना ईवल है ओपिनियन वो दे। ईवल है, जो ईवल है वो ईवल है, ठीक है। मैं किसी लॉन्ड्री पे यकीन नहीं रखता हूं कि अब 15 बंदे मार के उस लॉन्ड्री में से निकले और साफ हो जाए, ठीक है। अगर आप जीरो टॉलरेंस रख सकते हैं तो आप अफगानिस्तान के मामले को, बलूचिस्तान के मामले को मैनेज कर सकते हैं। वरना अफगानिस्तान वहां पे खड़ा है जहां 1972 पे खड़ा था। अपना ग्लोबल नॉर्थ में उनके लोग उसी तरह ही पैसे ले रहे हैं, उसी तरह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसी तरह उनके पास वहां पे अपना घर है, सब कुछ है, जो कि 72 में खड़ा था। उसी तरह ऑपरेशन सरप्राइज लॉन्च हुआ है जो 72 में था। मेरे मुताबिक कोई चेंज नहीं आई। ठीक है, द बॉटम लाइन इज जीरो टॉलरेंस व्हेन इट कम्स टू ऑल दीज टेररिस्ट्स। जो एक दफ़ा उस तरफ गया उसके लिए फिर माफ़ी नहीं होनी चाहिए। जो हम करते रहे हैं कि वापस इनको कौमी धारे में शामिल करें, हथियार फेंक दिए, नाराज़ राज़ी हो गए, आई थिंक अब इस सब की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जो एक दफ़ा इस लाइन को क्रॉस करके वहाँ जाता है फिर उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। एक ब्रेक की जाने पड़ते हैं जी। ब्रेक से वापस आकर ईरान की जो सूरत हाल है उस पर बात करेंगे, साथ रहिए जी। वेलकम बैक। कुछ बात इस वक्त जो ईरान की एक सूरत हाल है, हम इस मामले पर बात करते आ रहे हैं और आए रोज़ हम देखते हैं कि कभी डोनाल्ड ट्रंप इस पर बयान देते हैं, कभी ईरान की जानिब से कोई स्टेटमेंट आता है। और इस वक्त दोबारा से, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की थी कि वेनेजुएला में एक बेड़ा भेजा गया था, बहरी बेड़ा, जो ट्रंप कह रहे हैं जो अब हमने ईरान की तरफ भेजा है वो उससे भी बड़ा है। और एक तरफ वो कभी कहते हैं हमला करेंगे, कभी नहीं करेंगे। रॉयटर्स की खबर कल की कुछ और थी जिसमें उनका ये मानना था कि सिर्फ जो मुजाहिरीन हैं जो ईरान में इनिशियली जिन्होंने मुजाहरे किए थे आज से कुछ हफ्ते कबल, उनकी हौसला अफजाई के लिए ट्रंप जाते हैं कि वो हल्का फुल्का अटैक कम अज़ कम ज़रूर करें ताकि उनको एक हौसला मिले। वो रिजीम चेंज की बात करते हैं, वो वहाँ की क़यादत की तब्दीली की बात करते हैं। कभी वो कहते हैं कि डी न्यूक्लियर करना सारा मकसद है कि ईरान न्यूक्लियर जोहरी प्रोग्राम अपना तर्क कर दे, बाकी हमें कोई मसला नहीं है। अब वो करेंगे नहीं करेंगे, वो जारी है नहीं जारी है, ईरान इस बात से इनकारी। ये तमाम तर चीज़ें अपनी जगह पे हैं। शिराज साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस एक पूरी सूरत हाल को और ये पूरे ख़त्ते के लिए? इनफैक्ट कह लीजिए कि बहुत से लोगों का ये मानना है कि अगर ये जंग शुरू होती है तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इट कैन कन्वर्ट इनटू द वर्ल्ड वॉर 3। इसका पैमाना इतना बड़ा शायद हो जाएगा, ये मामला थमेगा नहीं। आप कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को? और क्या ये सिर्फ अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की डराने की कोशिश है ईरान को, या वो वाकई किसी भी वक्त पता लगेगा, हमें ये खबर आएगी कि हमला उन्होंने कर दिया है और फिर हम ये भी जानते हैं कि ईरान रुकेगा नहीं, वो रिप्लाई करेगा एंड दिस विल कन्वर्ट इनटू अ फुल फ्लेज वॉर? शिराज साहब। जी असलाम साहब, इसमें ये पहली दफा है कि जिस GCC के अंदर
अमेरिका अपने स्क्वाड के साथ मौजूद है, तो शायद कोई अर्ब ममालिक उस तरह से उसके साथ खुल के सपोर्ट नहीं कर रहा, डिस्पाइट दिस फैक्ट कि उनके यहाँ पे अपने अड्डे मौजूद हैं, उनको लोकल सपोर्ट मौजूद है। सऊदी अरब में उनके पास सपोर्ट है, यूएई में उनके पास सपोर्ट है, कतर में उनके पास सपोर्ट है, एंड दे कैन कम अप विद मल्टीपल वेज। मगर इस दफा शायद ये जिस जंग में पड़ना जा रहे हैं और जिसकी वजह से वो थोड़े से रिलेक्टेंट भी हो गए हैं, ये 11th आवर पे रुक रहे हैं, उसकी एक वजह ये है कि इस दफा वो जंग उन्हें अरबियों के पैसों की बजाय शायद अपनी जेब से लड़नी पड़े, और वो जेब से लड़नी उन्हें बहुत भारी पड़ सकती है। दूसरा, जो रिएक्शन स्टेट वे ईरान ने उनको दिया था, कतर, यूएई और सऊदी अरब को, डिस्पाइट दिस फैक्ट के इस वक्त पाकिस्तान और टर्की की वजह से यूएई, ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत ज्यादा बहाल हो चुके हैं। दे आर एक्चुअली फॉलोइंग द सेम ब्लॉग। मगर जो मैसेज उन्होंने क्लियर किया था ईरान ने, वो था कि जहां से भी ईरान के ऊपर हमला किया गया तो वो उन अड्डों को जो इन मुल्कों में मौजूद है उनको निशाना बनाएगा, और इस पे वो मुल्क बहुत बॉर्न हो गए जिससे पहले नहीं था। और इसमें ये एक मेरा ख्याल है, और इसके अलावा जो आहिस्ता आहिस्ता ईरान को सफारती सतह पे अप्रोच मिल रही है कहीं ना कहीं, वो भी इसका एक पॉजिटिव साइन है। तो अमेरिका जो पूरी तैयारी करके यहाँ पे मौजूद है, ये आया था कि वो अटैक करेगा, तो उसको उस तरह से वो सक्सेस नहीं मिल रही। वो उसको रिएक्शन जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था फ्रॉम द जीसीसी कंट्रीज, वो उसको जो मिल रहा है वो उनकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। दूसरा, ईरान में थोड़ा सा चीजों में लचक भी आ रही है, मतलब दे आर मोर डिप्लोमेटिक, हाउएवर दे आर कमिंग अप क्वाइट थ्रेटनिंग एज वेल, कि अगर अटैक किया गया तो हम उससे नबरत आजमाओगे, रिएक्शन करेंगे, जो उन्होंने कहा कि मगर कहीं ना कहीं चीजें बेहतरी की तरफ जा रही है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो हमारे लिए इस वक्त ईरानियन इस पर्टिकुलर रजीम की तब्दीली किसी भी हमारी तरह हमारे मफाद में नहीं है, क्योंकि ये रजीम इस वक्त इंडिया उनका साथ छोड़ चुका है, जिसकी वजह से ये सारे मामला हो रहे थे। हमारे बहुत ज्यादा रिजर्वेशन रहे, अब बहुत ज्यादा इश्यूज थे। अब जिस तरह इन्होंने बीएलए को सपोर्ट करना छोड़ दिया, और आप अगर देखें कि चूंकि आप बलूचिस्तान से इसको लिंक कर रहे थे कि बीएलए के जो ज्यादा अटैक्स हैं वो अब कैश के ऊपर हैं, क्योंकि उन्होंने बैंक लूटने हैं, उन्होंने बाकी एक्टिविटीज करनी है। तालिबान की तरफ से जो उन्हें फाइनेंशियल एड थी वो भी थोड़ी सी रुकी हुई है, क्योंकि तालिबान के अपने फाइनेंशियल हालात बहुत खराब हुए हैं जब से पाकिस्तान ने उनके साथ ट्रेड बंद किया। दूसरी तरफ ईरान के रास्ते जो उनको सपोर्ट मिल रही थी इंडिया से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो खत्म हो गई है, क्योंकि इंडिया चाह बाहर से निकल गया है। तो वो थोड़ा सा फाइनेंशियल उनके ऊपर प्रॉब्लम है, इसीलिए बलूचिस्तान में जो वो ज्यादातर अटैक कर रहे हैं वो बैंक्स लूटने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की किडनैपिंग और रैंसम की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट कर सके, और उन्हें उसमें क्राइसिस है। तो कमिंग बैक इनटू दिस सिनेरियो कि अगर ईरान में इस वक्त रजीम चेंज की बात की जाती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका बेनिफिशियरी पाकिस्तान होगा। इस वक्त जो ईरानियन रजीम है वो पाकिस्तान को बीएलए के मामला में, अफगानिस्तान के मामला में बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। पर शिराज साहब, आप समझते हैं जो हमले की बात थी कि क्या किसी भी वक्त डोनाल्ड ट्रंप हमला कर सकते हैं? मुख्तलिफ ममालिक आपने जो कहा, सऊदी अरब या यूएई अपनी फ़िज़ाई हदूद देने की उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो नहीं इजाज़त देंगे, लेकिन एक बहरी बेड़ा जिसका मैंने तज़किरा किया उसकी काफ़ी बातचीत है हर तरफ, और वो एक पूरी की पूरी बेस है जो उनके पास मौजूद होगी। सो क्या चांसेस हैं उसको लेकर? पहली बात तो ये है कि सऊदी अरब, यूएई और कतर में डिफेंस सिस्टम किसका लगा हुआ, तो आई डोंट थिंक सो दैट दे कैन एक्चुअली स्टॉप द अमेरिकन मिसाइल सिस्टम इफ दे वांट सो, बिकॉज सारा डिफेंस सिस्टम तो अमेरिकन का वहां पे है, नंबर एक। नंबर दो, बहरी बेड़ा भी वहां पे मौजूद है, लेकिन जो फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस मैंने आपको बताए, सारी जगह उनकी उठा के देख लें, जो उन्होंने तेल के नाम पे लड़ी हैं, उसको स्पॉन्सर किसने किया है और कैसे किया है, वो ये जीसीसी से होता रहा। लास्टली देखिए, यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रम्प, एनीथिंग फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रम्प। अभी वो कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, अगले ही लम्हे में वो एग्जेक्टिव ऑर्डर इशू करे, अगले ही लम्हे में वो अटैक करते हैं, तो एनीथिंग। हाँ, मगर कहीं ना कहीं जो बिल्कुल ही वाज अबाउट टू अटैक, अगर वो थोड़ा सा उससे पीछे हट रहे हैं, तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, पर्टिकुलरली जो यूएई, कतर और खासतौर पे सऊदी अरब ने उन पर प्रेशर बिल्डअप किया है, जिसमें टर्की बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा स्टांस उसमें है। वो कहीं ना कहीं अमेरिकन को फोर्स कर रहा है कि लेट्स come out with some negotiations with Iran as well. Let's give them a chance and let's sort out the things more on a table instead of a war. तो ये वो एलिमेंट्स फॉल करें, मगर यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम ट्रम्प। डेफिनेटली ये एक बात दुरुस्त है। आगा साहब, क्या कोई कैलकुलेटेड मूव होगी डोनाल्ड ट्रंप की, या हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और जैसे कल रॉयटर्स की खबर थी कि वो उन जो मुजाहिरीन हैं जिन्होंने मुजाहरा किया था उनकी हौसला अफजाई के लिए कुछ एक्शन करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बयानात बहुत दिए थे। उन मुजाहिरीन को कहा था कि कंट्रोल संभाल ले, इमारतों का क्रश हो गई सारी चीज़ वहाँ पर। या ये शायद चीज़ जो थी ये प्रिडिक्ट नहीं की हुई थी अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने सोचा था कि मुजाहरे
इतने तवील हो जाएंगे, इतना ज़ोर पकड़ लेंगे कि उनके हमले का जवाब बनेगा। तो कोई कैलकुलेशंस गलत हो गई हैं, अब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है उनसे। किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं इस मामले को? आपको याद होगा ट्रम्प की ट्वीट, बिग हेल्प इज कमिंग, वेट, याद है? जी जी। तो मेरा ज़ाती ये ख्याल ये है कि ट्रम्प ने जो भी डिसीजन करना है वो जीसीसी कंट्रीज या पाकिस्तान के कहने पे नहीं करना है। उसने डिसीजन जो भी करना है वो उसने इजराइल के इंटरेस्ट को सामने रख के भी करना है, क्योंकि उसी के इंटरेस्ट के ऊपर 1.25 लाख लोगों को शहीद कर दिया गया और कोई नहीं बोल सका पूरे खित्ते में से। ठीक, तो इसराइल तो चाहता है कि अटैक हो ईरान पे। अब कब हो, क्या इसराइल रिएक्ट, अपनी, मेरे ख्याल में इसराइल अपने जो अपना सिस्टम लूप होल्स थे उसको अभी तक वो मेरे ख्याल में अभी वो कोशिश कर रहा है कि उनको थ्रेट करे, ताकि अगर नेक्स्ट अटैक आए ईरान की तरफ से तो वो उसको मिटिगेट कर सके। मेरा ज़ाती ख्याल है कि इसराइल नीडेड सम टाइम। बाकी डिसीजन वुड बी फ्रॉम द इसराइल एग्जीक्यूटेड बाय द ट्रम्प, उसमें किसी ने कोई किरदार अदा नहीं करना है। और आपने जैसे कहा कि हमारा नेबरिंग कंट्री है ईरान, डेफिनेटली खुदा न खास्ता अगर वहां पे कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट तो थोड़ा बहुत पाकिस्तान में पड़ेगा। थोड़ा बहुत मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि वी नो हाउ टू सर्वाइव। वाई इज इट सो? आप क्यों समझते हैं कि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा? आम ख्याल तो ये है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसलिए कि हमारी एक रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, वो टाइम एंड टेस्टेड है, लॉन्ग लास्टिंग है, 50 से चल रही है, अब तक चलती रही है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान नोज हाउ टू नेविगेट। पर आगा साहब, जंग आपके बैकयार्ड में होगी, अफ़गानिस्तान भारत 2 बॉर्डर्स पे आपकी बनती नहीं होगी, 3 बॉर्डर्स आपके स्टेबल नहीं होंगे, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर भी हम वी विल नो हाउ टू सर्वाइव? मतलब मुश्किल एक बात लगती है समझने में। देखिए, अफगानिस्तान में जंग हुई थी कि नहीं हुई थी? आपके नेबरिंग कंट्री थी ना, बिल्कुल उससे उसका ज्यादा लंबा तो बॉर्डर नहीं है उसका इम्पैक्ट ईरान हम का। आज तक भुगतते आए हैं हमेशा से। वही मैं कह रहा हूँ, वो बात की बात है। देखिए, हम सर्वाइव, मैंने बात ये की है, हमारा सर्वाइवल बहुत बहुत स्ट्रांग है, मैंने ये आपको कहा है। ठीक है, और खत्ते में जितनी भी चेंजेस आई हैं अमेरिका ने की हैं, पिछले कल कल तक की बात कर रहा हूँ, आने वाले कल का मुझे नहीं पता है, उसमें ये खुद उनका रिकॉर्ड कहता है कि पाकिस्तान हैड बीन ए वेरी स्ट्रांग कंपोनेंट। ठीक है, तो बहरहाल टूवर्ड्स द एंड मुझे ये बताइएगा, आप ये कहते आए हैं और मैं दोबारा से एक दफ़ा तस्दीक कर लेता हूँ आपसे कि ये आप हमला होना ही होना है। ये तो आपने मुझे माजी में कहा हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये अब भी यू स्टिल ऑन इट कि होगा ही होगा? मैं आपको बता रहा हूं कि दिस इज द प्राइम डिमांड ऑफ इसराइल। ठीक है, और इसराइल की डिमांड आज तक अमेरिका ने कभी रिफ्यूज नहीं किया है, या रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट्स हो, कोई भी हो, और उसकी डिमांड है। तो इट्स अबाउट द टाइम के वो होता कब है, लेकिन डिमांड है। एग्जैक्टली, जब देखेगा इसराइल के उसने अपने आप के जो जो उस पे लूप होल्स है वो उसने थ्रेट कर लिए हैं, ठीक है, और फिर वो कहेगा कि ठीक है, आई एम रेडी, गो अहेड। राइट जी, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। उम्मीद हम यही करते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन पैदा ना हो जिससे ये पूरा खिता सफ़र करे, और यकीनन जब एक मुल्क में भी अगर जंग का समा होता है तो पूरा खिता मुतासर होता है। लेट्स होप कि ऐसी सिचुएशन ना हो। आज के प्रोग्राम से इतने ही। एहसान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।